नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। आप सोच कर बताइए कि यह कैसे संभव है कि लोगों ने इस प्रचार को सच मान लिया कि अब की बार का महाकुंभ 144 साल के बाद आया है। क्या कोई भी धार्मिक शख्स इस तरह के वक्तव्य को सार्थक वक्तव्य कह सकता है कि जिसे वह सनातन धर्म का हिस्सा मानता है, अहम हिस्सा मानता है, वह 144 साल पहले आया था, फिर 144 साल के बाद आएगा, उसकी जिंदगी में केवल एक बार आ सकता है? सोच कर बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो गंगा और यमुना भारत में पवित्र और पूजनीय नदियां मानी जाती हैं, उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में एक गिना जाता है। यह कैसे संभव है कि लोग गंगा और यमुना के संगम पर स्नान कर पाप से मुक्ति के बारे में तो सोचें, मगर गंगा और यमुना के भयंकर प्रदूषण के बारे में ना सोचें? यह सब कैसे संभव है? यह पाखंड कैसे संभव है? उस वक्त यह पाखंड जरूर संभव है जब बेईमान राजनीति धार्मिक कर्मकांड को इस्तेमाल करते हुए समाज को अपने वोट की गोलबंदी में तब्दील करने की कोशिश करे। जब ऐसा होता है तभी भले सरकारी रिपोर्ट खुलेआम यह क्यों ना कह रही हो कि इलाहाबाद के प्रयागराज का पानी स्नान करने लायक नहीं है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर के यह वक्तव्य दे सकने की जुर्रत कर सकते हैं कि इलाहाबाद के प्रयागराज में संगम का पानी केवल नहाने लायक ही नहीं है बल्कि पीने लायक भी है। तो चलिए इस वीडियो में 144 साल के बाद महाकुंभ की सच्चाई, इस प्रचार की सच्चाई की पूरी व्याख्या करते हैं और संगम का पानी न तो पीने लायक है और न ही स्नान करने लायक से जुड़ी जो रिपोर्ट है उस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2025 के महाकुंभ के आयोजन को 144 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ के तौर पर जोरदार तरीके से प्रचारित किया है। इस प्रचार में कई भगवादारी लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का जमकर साथ भी दिया है। इस प्रचार का असर यह हुआ है कि ज्यादातर लोगों की जुबान से यह बात सुनाई दे रही है कि इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद बनने वाले दुर्लभ अवसर पर लगा है। इस अद्भुत खगोलीय संयोग का अवसर 144 साल पहले आया था और अब 144 साल बाद आएगा। मतलब हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में इस तरह का अवसर उपलब्ध हुआ है। इस जन्म में यह अवसर एक बार ही मिल सकता है, इसलिए इस अवसर को छोड़ना नहीं है, महाकुंभ जरूर जाना है। साल 2025 के महाकुंभ पर शहर गांव देहात में इस तरह की बातें आपने भी जरूर सुनी होगी। कई लोग कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि 144 साल के बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ के प्रचार ने बहुत सारे लोगों के दिमाग पर जोरदार असर डाला है, खासकर जो भोले भाले लोग हैं। जबकि हकीकत यह है कि इससे पहले के कई महाकुंभ के बारे में यही दावा किया गया था कि यह महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है। साल 1989, 2001, 2013 में ऐसे दावे मिल जाते हैं। कई प्रमाण मिलते हैं कि यह महाकुंभ 144 साल में एक बार हो रहा है। अब धर्म का यही गुण होता है कि वह हमें माया से दूर ले जाने के लिए बना है, भ्रम से दूर रोशनी की राह, रोशनी की दुनिया दिखाने के लिए बना है। 144 साल के बाद महाकुंभ का प्रचार अगर झूठ के आधार पर रचा जा रहा है तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति यही कहेगा कि इस प्रचार की हकीकत सबके सामने रखी जाए, यही धार्मिक कार्य भी होगा। अगर यह कुप्रचार है तो इस प्रचार के इरादे को सबके सामने रखा जाए, यही धर्म का कर्तव्य भी होगा, यही पत्रकारिता का धर्म कहता है। द वायर पर छपी पत्रकार उमर राशिद की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तकरीबन 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग क्राउड्स एट इवेंट्स ऑफ मास गैदरिंग 2023। इस डॉक्यूमेंट के कवर पेज पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी थी। इस डॉक्यूमेंट में साल 2013 के महाकुंभ के इवेंट को 144 साल के बाद केवल एक बार आने वाले इवेंट के तौर पर दर्ज किया गया था। मतलब स्वयं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2013 के इलाहाबाद के महाकुंभ को 144 साल के बाद आने वाले महाकुंभ के तौर पर अपनाया है, बताया है।
साल 2013 के महाकुंभ पर भारत सरकार की तरफ से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, वहां भी साल 2013 के कुंभ मेला को 144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला के तौर पर दर्ज किया गया था। इसी तरह से साल 2001 के कुंभ मेला को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों की किताब में 144 साल के बाद लगने वाले कुंभ मेला के तौर पर दर्ज किया गया था। साल 1989 के महाकुंभ पर अपना अनुभव साझा करते हुए ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्क तुली ने इस महाकुंभ के बारे में भी यही लिखा था कि यह 144 साल के बाद लगा है। कुल मिला जुला कर के जो समझने वाली बात है वह यह है कि इसके कई सारे प्रमाण हैं, कई सारे सबूत हैं जो यह बताते हैं कि पहले के कई महाकुंभ को 144 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ के तौर पर पेश किया गया है। यह सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 144 साल के बाद महाकुंभ का पूरा प्रचार ऐसी बुनियाद पर आधारित है जो पूरी तरह से निरर्थक है, मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। मगर इसके बावजूद भी सरकार ने 144 साल के बाद महाकुंभ पर जोर क्यों दिया? भाजपा की राजनीति बताती है कि इसका मकसद कर्मकांड को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से जुड़ा है, ताकि लोग इसमें अचरज और आश्चर्य की मौजूदगी महसूस कर इसकी तरफ आकर्षित हो सके। क्योंकि हमारे समाज को ऐसे ही बनाया जा रहा है कि जहां अचरज है वहां देखना है कि आखिरकार क्या हो रहा है। और कहना पड़ेगा कि लोगों के बीच में 144 साल का आकर्षण पैदा करने में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से सफल हुई है, उनकी पीआर टीम पूरी तरह से सफल हुई है। यही वजह है कि बेतहाशा भीड़ हो रही है। भीड़ का ईमानदारी से प्रबंधन नहीं हो रहा है, ईमानदारी से प्रबंधन होना चाहिए, तो भगदड़ हो रही है। भगदड़ के बाद निर्दोष और भोले भाले लोगों की जान चली जा रही है, जो इस तिकड़म को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से धर्म के कर्मकांड का इस्तेमाल करते हुए सरकार झूठ बोल रही है। जानकारों का कहना है कि 144 साल के बाद लगने वाला कुंभ इस तरह की गई सारी बातें प्रपंच है। कुछ भगवादारी लोगों का इस्तेमाल कर सरकार खुद इस प्रपंच का प्रचार करने में लगी है। जिस तर्क के हिसाब से 144 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ की बात की जा रही है, वह तर्क यह है कि एक महाकुंभ 12 साल बाद लगता है, इसीलिए जब 12 महाकुंभ लगने के बाद जो महाकुंभ लग रहा है वह 144 साल के बाद लग रहा है और वह यही महाकुंभ है। अब आप बताइए कि क्या इस तर्क से हर महाकुंभ की व्याख्या नहीं की जा सकती है? हर 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ पर क्या यह तर्क लागू नहीं होता है? असलियत यह है कि इस तर्क को अनंत काल तक लागू किया जा सकता है और हर महाकुंभ के लिए लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसी गणितीय तर्क है जो हर महाकुंभ पर लागू हो जाएगी। अगर केवल इसी महाकुंभ पर लागू हो रहा है तो इसका मतलब तो यही बनता है कि 1881 में महाकुंभ लगना शुरू हुआ था। यानी योगी आदित्यनाथ क्या यह कहना चाहते हैं कि महाकुंभ का इतिहास महज 200 सालों का इतिहास है? यह कहकर तो हिंदू धर्म की वो पूरी विरासत को खारिज करते हुए दिखा रहे हैं, उसके पूरे सनातनी सिद्धांत को कि वह आदि से लेकर अनंत तक मौजूद है, इस पूरे सिद्धांत पर हमला कर रहे हैं। क्या यह सिद्धांत जो सनातनी सिद्धांत है, जो खुद को सनातनी कहते हैं, इस तरह की व्याख्या को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, झूठ कहकर खारिज करेंगे। और यही किया भी जा रहा है कुछ साधु महात्माओं के जरिए। इस जानकारी को समझ लेने के बाद जो असली बात समझने वाली है वह यह है कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका मर्म होता है, उसके कर्म कांड नहीं होते हैं, ग्रह नक्षत्र और खगोल के संयोग नहीं होते हैं। धर्म को केवल कर्मकांडी स्वरूप दिया जाएगा तो धर्म उन्मादी बनेगा, श्रेष्ठता के भाव में सार्थकता को भूल जाएगा, उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा, भव्यता के भाव में सार्थकता से खुद को जोड़ नहीं पाएगा, लोगों को भीड़ में तब्दील करने का माहौल देगा। धर्म से लोगों को वह बोध नहीं मिलेगा वह अपने जीवन और आसपास की माया से बाहर निकल सके, अपने जीवन और आसपास में रचे झूठ और भ्रम को तोड़कर सच से अवगत हो सके। धर्म के कर्मकांड को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और धर्म के मर्म से लोगों को अवगत ना कराना धर्म के साथ की जा रही सबसे बड़ी बेईमानी होती है। धर्म का मर्म होता है कर्तव्य, कर्तव्य बोध। जिस भूमिका को हमने धारण किया है उस भूमिका में हमारा कर्तव्य क्या होगा
यही धर्म है। जैसे कि इंसान के तौर पर हमारा कर्तव्य क्या है, एक पत्रकार के तौर पर मेरा धर्म क्या है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं, इसी तरह से एक नेता के तौर पर भारत के नेताओं का धर्म है कि वह संवैधानिक धर्म का पालन करें, जन कल्याण के रास्ते पर चलें। जन कल्याण के रास्ते में यह नहीं शामिल है कि भारत के नेता किसी एक धर्म को कर्मकांडी स्वरूप के नेता बनने के लिए इतना बेचैन हो उठे कि झूठ की बुनियाद पर प्रचार करें और उस धर्म को ही मारने लगे। आप खुद ईमानदारी से सोचिए, हिंदू धर्म का जो मर्म है, क्या वही भाजपा की विचारधारा है? आप सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 144 साल के प्रपंच से तो साफ तौर पर दिख रहा है कि भाजपा धर्म के कर्मकांड का इस्तेमाल किन इरादों के साथ करती है। अब संगम के पानी पर चलते हैं। संगम के पानी के प्रदूषण पर बात करते हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी 2025 के दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यह रिपोर्ट सौंपी कि जिस गंगा और यमुना के संगम इलाके में महाकुंभ के दौरान लोग डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, सोच रहे हैं कि उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी, उस इलाके में कई जगह पर गंगा और यमुना के पानी का हाल 12 और 4 फरवरी 2025 की निगरानी में बहुत ही ज़्यादा बुरा पाया गया है। बहुत ही ज़्यादा प्रदूषक तत्व मिले हैं। मतलब तब प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई जब महाकुंभ शुरू हो रहा था। डाउन टू अर्थ रिपोर्ट की माने तो जिन जगहों से पानी की गुणवत्ता परखने के लिए पानी के नमूने लिए गए, उन जगहों में गंगा घाट और संगम घाट शामिल है। मतलब जहां पर महाकुंभ के दौरान लोग नहाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं, वहां का पानी नहाने लायक पानी जैसा नहीं था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक प्रयागराज में गंगा और यमुना के पानी में 12 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच तक की रिपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा फिकल क्लोरीफॉर्म पाया गया है। यह मल से संबंधित बैक्टीरिया की पहचान है। मतलब मल तत्व है, मल की गंदगी ज़्यादा है। 20 जनवरी को तो संगम तट पर फिकल क्लोरीफॉर्म यानी कि मल की गंदगी की मात्रा तय सीमा से तकरीबन 280 गुना ज़्यादा हो गई। 100 गुना ज़्यादा, 280 गुना ज़्यादा रिपोर्ट निकल कर आई है। कुछ दिनों में ऐसा हुआ है। यानी इस दिन संगम तट का पानी इतना प्रदूषित, इतना गंदा हो चुका था मल की वजह से, मल तत्व की वजह से, फिकल क्लोरीफॉर्म की वजह से, कि अगर वाकई सरकार जन कल्याण के मुताबिक काम करती तो जनता की एंट्री संगम तट पर बंद कर देती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। और यह भी याद रखिए कि यह जो आंकड़ा सब आया है, जो एनजीटी को सौंपा है सीपीसीबी ने, वह 4 फरवरी तक का ही आंकड़ा है। आगे के आंकड़े में तो प्रदूषण की और भयावह स्थिति सामने आ सकती है और एनजीटी ने मांगा है कि पूरा डिटेल रिपोर्ट दीजिए। 16 फरवरी 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी सख्त टिप्पणी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकारते हुए कहा कि आपने 50 करोड़ लोगों को सीवेज के दूषित पानी से नहला दिया। वह पानी जो नहाने लायक भी फिट नहीं था, उससे लोगों को आचमन तक करना पड़ा। आचमन मतलब जो कुल्ला करते हैं, पीने लगते हैं जब उसको। इस रिपोर्ट के बाद बवाल होना था तो बवाल हुआ, और जब बवाल हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि संगम का पानी न केवल नहाने लायक है बल्कि पीने लायक भी है। यह महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश है। अब बताइए, जब सही सवाल पूछा जा रहा है तो राष्ट्र को बदनाम करने की, धर्म को बदनाम करने की, महाकुंभ को बदनाम करने की ऐसे नेता हैं और ये कहते हैं कि धार्मिक नेता हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि फिकल क्लोरीफॉर्म के नमूने जहां से लिए गए हैं उनमें संगम तक नहीं शामिल है, जबकि हकीकत यह है, रिपोर्ट में लिखा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर प्रपत्र में यह साफ दर्ज है कि संगम तट से भी नमूने लिए गए हैं। और इतनी बुनियादी बात तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस गंगा और यमुना का पानी सालों साल प्रदूषण से भरा होता है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में एक गिनी जा रही हैं, क्या उन्हें कुछ दिनों के लिए प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी संभव है? उसमें वो पार्टिकल जो आंखों से नहीं दिखते वो तो मौजूद रहेंगे ही और उनकी मात्रा तो बढ़ेगी ही जब करोड़ों और लाखों लोग वहां पर लगातार स्नान करेंगे। क्या उस पानी में गंदगी नहीं बढ़ेगी? शुक्रिया।